लेकिन आमतौर पर 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है। आप नींद को कैच अप नहीं कर सकती वीकेंड पे। मूड को रेगुलेट करने में सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे हार्मोन्स काम करते हैं। स्लीप फ्रेगमेंटेशन जो है वो आपको प्रिवेंट करती है डीप स्लीप जाने में। अगर आपको ड्रोने ख्वाब आ रहे हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो सकता है। नींद की कमी से डार्क सर्कल आ सकते हैं। ब्लैकआउट कर्टन्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये कमरा अंधेरा और क्वाइट रखते हैं। हेलो और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आमिर खान है और मैं आपकी खिदमत में रानी चैट जीपीटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रानी जी। अस्सलामुअलैकुम। मैं रानी चैट जीपीटी और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं सेहत का धमाका विद रानी चैट जीपीटी और डॉक्टर खान के साथ। हम आपको दुनिया भर की अपडेटेड रिसर्च, यूनिवर्सिटी पेपर्स और लेटेस्ट गूगल इंफॉर्मेशन फराहम करेंगे। डॉक्टर खान सवाल जवाब करेंगे और उनका बैकग्राउंड ये है एमएससी ऑर्थोपीडिक्स यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से, एफआरसीएस आयरलैंड से, और वो बोर्ड सर्टिफाइड है इंटरनल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन और स्लीप मेडिसिन में। ओके, हेलो और अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्त अहबाब। और मैं डॉक्टर आमिर खान आपके साथ एक दफ़ा फिर अभी हम जो मीटिंग कर रहे हैं, मैं रानी चैट जीपीटी के साथ फिर आपके साथ एक दफ़ा आपके सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। बेसिकली इस आज का जो टॉपिक है ना वो है कि स्लीप के बारे में जितने मिथ्स हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, उनको डिबंक करना। और कोई भी मिथ है, कोई भी क्वेश्चन है जो हम सोचते हैं नहीं ये ऐसे है, वो हम रानी के साथ ऑब्वियसली जो उनके जवाब देना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं क्लियर, तो उनको क्लियर किया जाए। ठीक है, तो चलें ऐसा करते हैं। मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूँ और अगर मुझे आपसे आंसर नहीं मिलेगा तो हम रानी चैट जीपीटी के साथ असिस्टेंस लेंगे। तो रानी, आपने सबको भी सलाम एक दफ़ा कर दें। वालेकुम अस्सलाम। सब दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं रानी चैट जीपीटी आप सबके सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ हूँ। डॉक्टर खान के साथ मिलकर हम आपकी हर कंफ्यूजन दूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्लीप के मिथ्स को क्लियर करेंगे। बिल्कुल करेंगे, कोशिश करें। बिल्कुल करेंगे और कोशिश करेंगे। पहला जो सवाल है, चलें अब उसका जवाब देते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब, मैं तो सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे सोती हूँ और अगर मैं 4-5 घंटे सो लूँ तो मैं तो रिफ्रेश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपका ये सवाल बहुत आम है। हर किसी की स्लीप रिक्वायरमेंट अलग होती है, लेकिन आमतौर पर 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है। सिर्फ 4-5 घंटे की नींद अक्सर काफी नहीं होती और लंबा अरसा कम नींद लेने से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। नींद पूरी करना बेहतर होता है। सो आप कह रही हैं कितना मिनिमम नींद चाहिए एक शख्स को फंक्शन करने के लिए? ज्यादातर लोगों को 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए होती है ताकि वो पूरी तरह से फंक्शन कर सकें। ये ड्यूरेशन अक्सर सफिशिएंट होती है। ओके, चलें ठीक है। आप कहती हैं कि मिनिमम 7 घंटे, 6 से 7 घंटे किसी को नींद चाहिए। ओवरव्यू एक बताएं, अगर ये लड़की जो है मुझे कह रही है कि मुझे तो सिर्फ 4 घंटे मैं सोती हूँ, तो आपके ख्याल में इसको हमें क्या एडवाइस देनी चाहिए? उससे ये समझना चाहिए कि 4 घंटे की नींद लंबे अरसे तक सस्टेनेबल नहीं होती। ये थोड़ी देर तक तो ठीक लग सकता है, लेकिन आगे चलकर हेल्थ इश्यूज पैदा हो सकते हैं। उसे अपनी नींद का ख्याल रखना चाहिए। जबरदस्त। अच्छा, चलें, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ये तो हम पूछेंगे अपनी अभी ऑडियंस से। फातिमा ने जबरदस्त एक क्वेश्चन किया है। फातिमा, बताएं अपना क्वेश्चन क्या है रानी के लिए? जी, फातिमा, आपका सवाल सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। हेलो रानी, हाउ आर यू? आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं फातिमा? आपका सवाल क्या है? मैं भी ठीक हूँ। ग्रेट टू हियर इट। हाँ जी रानी, मेरा सवाल ये है कि एक ये मिथ है कि अगर हमारी पूरी वीक में नींद पूरी नहीं होती और हम वीकेंड पे ज्यादा सोते हैं, तो क्या ये सही है?
ये एक आम मिथ है। वीकेंड पर ज्यादा सोकर पूरी वीक की नींद कॉम्पनसेट करना उतना इफेक्टिव नहीं होता। ये बेहतर है कि रोजाना की नींद का ख्याल रखें। ये तो रानी ने मुख्तसरन बता दिया। रानी, ये तो बिल्कुल सही है, मिथ रॉन्ग है। आप नींद को कैच अप नहीं कर सकती वीकेंड पे। नींद एक डेली प्रोडक्ट है जो आप अपने न्यूरॉन्स का नुकसान करते हैं अगर नींद पूरी नहीं करते। एक तो बेसिक ये हो गया। आप वैसे थके हुए होते हैं, इसलिए आप जो है ना वो एक्स्ट्रा नींद वीकेंड पे करते हैं और अपनी बॉडी को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। राइट रानी, ये है कि आप अपनी बॉडी को पिछला एक रिकवर करने की कोशिश, फटीग बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि आप नींद को फुली कॉम्पनसेट कर सकती हैं? द आंसर ये है कि नो, यू कैन नॉट। स्लीप डेट पूरा नहीं कर सकते इकट्ठी नींद करने से। आप उस लास्ट 36 आवर्स की नींद को पूरा कंपनसेट कर सकते हैं, लेकिन पूरी वीक को कंपनसेट नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। सो फातिमा का ये जो है ना गुड क्वेश्चन, पर इट्स डिबंक्ड, इट्स नॉट ट्रू। ओके, किसी ने ये कहा है कि लेट्स आस्क इकरा। इकरा का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इकरा, कम ऑन आस्क रानी चीपीटी से पूछो अपना क्वेश्चन क्या है। इकरा। जी इकरा, कैसी हैं रानी आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आपका सवाल क्या है? जी जी, मैं भी ठीक हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम 7 से 9 घंटे एक साथ ना सोए और पैचेस में सोए तो फिर उसका हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? पैचेस में सोने से पूरी नींद का फायदा नहीं मिलता। ये आपकी बॉडी और ब्रेन को पूरी तरह रेस्ट नहीं देता, जो हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। पूरी नींद एक बार में लेना बेहतर होता है। बताओ क्यों बेहतर होता है रानी? एक साथ पूरी नींद लेना इसलिए बेहतर है क्योंकि ये बॉडी को कंसिस्टेंट रेस्ट और रिपेयर का टाइम देती है। ये आपकी कॉग्निटिव फंक्शन, मूड और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। पैचेस में सोकर ये फायदा नहीं मिलता। अच्छा, इकरा का सवाल बड़ा अच्छा है। मैं आपसे एक और आगे इसका इसी के बारे में एक सवाल और करूंगा। इकरा ने पूछा कि मैं पैचेस में सो लेती हूँ। आपने कहा है कि आपकी रेस्टोरेशन नींद नहीं पूरी हो सकती, और आपने ये भी कहा है कि अगर आप पैचेस में सोएंगी तो आपको मूड में भी इफेक्ट पड़ सकता है। रानी बताओ, हमें कौन से हार्मोन्स जो हैं वो स्पेसिफिकली मूड रिलेटेड इफेक्ट हो सकते हैं? मूड को रेगुलेट करने में सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे हार्मोन्स काम करते हैं। कम नींद से इन हार्मोन्स का बैलेंस डिस्टर्ब होता है, जो मूड स्विंग्स और डिप्रेशन जैसे इश्यूज पैदा कर सकता है। तो पूरी नींद लेना इन हार्मोन्स को बैलेंस में रखता है। ये आजकल जो है सेरोटोनिन और डोपामिन दोनों जो है ना वो बाजार में बहुत ज्यादा गर्म है टॉपिक। डोपामीन का एक फंक्शन हमने ये भी सुना है कि जब आप फोन देखते हैं और आपको यूज करते हैं तो आपको एक टेम्पररी जो सेटिस्फैक्शन मिलती है। फॉर एग्जांपल, आप फेसबुक पे जाते हैं, आप देखते हैं, खुश होते हैं, डोपामीन रिलीज होता है। आप ऐसे न्यूज किसे पढ़ते हैं, आपको ऐसा लगता है मैं दुनिया से कनेक्ट हो गया, डोपामीन रिलीज हो रहा है। ये डोपामीन का क्या चक्कर है नींद पे? क्यों डोपामीन अनफ नहीं है कि अगर आप पैचेस में सो रहे हैं? कई लोग पैचेस में सो रहे हैं। पहले ये सवाल का जवाब दें हमें। जब आप पैचेस में सो रहे होते हैं, आपका ब्रेन पूरी तरह डीप स्लीप स्टेजेस में नहीं जा पाता, जहां डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल्स नेचुरली रेगुलेट होते हैं। पैचेस में सोने से ये बैलेंस डिसरप्ट हो जाता है और आपको कंसिस्टेंट मूड स्टेबिलिटी नहीं मिलती। पूरा स्लीप साइकिल कंप्लीट करना डोपामीन के नेचुरल रेगुलेशन के लिए जरूरी होता है। स्लीप फ्रेगमेंटेशन जो है वो आपको प्रिवेंट करती है डीप स्लीप जाने में। और इकरा का यही क्वेश्चन था कि अगर मैं पैचेस में सो रही हूं तो क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि इकरा N3 स्लीप में, जो कि डीप स्लीप है या रेम स्लीप है, वो उसको अनफ नहीं मिलेगी। और एज अ रिजल्ट आपने बताया कि डोपामीन और सेरोटोनिन दोनों अनफ सिक्रीट नहीं हो रहे, जो कि उसका इफेक्ट ये है इस पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हार्मोन्स रिलीज नहीं होते। इसकी वजह से आप नेचुरली होश नहीं फील करती, फ्रेश नहीं फील करती जब आप उठते हैं। हमें बताएं इसके अलावा कौन से हार्मोन्स हैं जो स्लीप फ्रेगमेंटेशन यानी कि टूटी स्लीप से पूरे नहीं होते? स्लीप फ्रेगमेंटेशन यानी टूटी हुई नींद सिर्फ डोपामीन और सेरोटोनिन ही नहीं, बल्कि ग्रोथ हार्मोन और कोर्टिसोल को भी अफेक्ट करती है।
ग्रोथ हार्मोन जो बॉडी के टिश्यू रिपेयर और मसल ग्रोथ में मदद करता है वो डीप स्लीप में ज्यादा रिलीज होता है। अगर आपकी नींद फ्रैगमेंटेड है तो ये हार्मोन पूरी तरह से रिलीज नहीं होता, जिससे बॉडी की रिकवरी स्लो हो सकती है। इसके अलावा कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका बैलेंस भी डिस्टर्ब होता है, जो आपको ज्यादा स्ट्रेस्ड और एंग्शियस कर सकता है। स्लीप फ्रैगमेंटेशन से आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकता है, तो ये जरूरी है कि आपकी नींद पूरी और अनइंटरप्टेड हो, ताकि ये सारे हार्मोन्स बैलेंस में रहे और आपका ओवरऑल हेल्थ और मूड बेहतर रहे। नींद की कंटिन्यूटी ना सिर्फ आपको फिजिकली रिफ्रेश करती है, बल्कि इमोशनल और मेंटल वेलबीइंग के लिए भी एसेंशियल है। अच्छा अच्छा रानी, अब ये सवाल का जवाब का मजा आया मुझे, इसलिए कि आपने ग्रोथ हार्मोन का भी जिक्र किया इसमें और कोर्टिसोल एक और हार्मोन का भी जिक्र किया। ये तो चले सिर्फ अभी हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन्स बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, ये भी जरा इकरा को बताओ। ग्रोथ हार्मोन बच्चों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। ये हार्मोन बच्चों की हाइट, बोन्स और मसल्स के डेवलपमेंट में मदद करता है। अगर नींद फ्रैगमेंटेड हो तो ये हार्मोन सही से रिलीज नहीं होता, जिससे बच्चों की ग्रोथ स्लो हो सकती है। इसलिए उनके लिए अच्छी और अनइंटरप्टेड नींद बहुत जरूरी है। ब्रिलियंट। बच्चों में तो फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ उनकी हाइट, ना सिर्फ उनका वेट, बल्कि मसल ग्रोथ भी नहीं होती और वो कर्व के पीछे रहना शुरू कर देते हैं। जबरदस्त। चलें ये बताएं कि कोर्टिसोल के बारे में हमें थोड़ा सा और बता दें। ये चूंकि इकरा का क्वेश्चन जो है ना वो जबरदस्त, सबसे बेस्ट क्वेश्चन। कोर्टिसोल का क्या रोल है इसमें, कि अगर आप कोर्टिसोल इनफ नहीं लेते तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है और ये आपकी स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। अगर आपकी नींद फ्रैगमेंटेड है तो कोर्टिसोल लेवल्स इम्बैलेंस हो सकते हैं, जिससे आपको दिन में ज्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस फील हो सकता है। ये हार्मोन आपके इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर को भी अफेक्ट करता है। अगर कोर्टिसोल ज्यादा रिलीज होता है तो आपकी बॉडी कॉन्स्टेंट स्ट्रेस स्टेट में रहती है, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स और वेट गेन का रिस्क बढ़ा सकता है। इसलिए कंसिस्टेंट और अच्छी क्वालिटी की नींद कोर्टिसोल को बैलेंस में रखने के लिए जरूरी है, ताकि आपका बॉडी स्ट्रेस फ्री और हेल्दी रहे। जब रानी देख लो, अगर मोटा होना है तो सोना, और अगर अपनी ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल करना तो तब भी फ्रेगमेंटेड स्लीप ले लो, और अगर अपनी स्ट्रेस बढ़ानी है तो तब भी कोर्टिसोल रिलीज करो और फ्रेगमेंटेड स्लीप ले लो। समझ आइए बात की? बिल्कुल डॉक्टर खान, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी नींद ना सिर्फ स्ट्रेस को कम करती है, बल्कि ओवरऑल हेल्थ और वेट को भी मेंटेन करती है। सो ये सबके लिए जरूरी है। अच्छा रानी, आपने थोड़ी सी ना जोक्स भी बीच में सुनाओ, क्योंकि आप भूल गई हो। बिल्कुल डॉक्टर खान, क्या आपको पता है नींद में जोक सुनाने का मजा ही कुछ और होता है। जैसे अगर आप रात को सोएं पर सपने में देखा कि आप कॉमेडी शो कर रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस भी हंसने लगेगा। रियली मुझे नहीं ये पता था कि अगर आप स्लीप में सोएं और कोई कॉमेडी शो करें या जोक करें तो सबकॉन्शियसली आप हंसना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स अ गुड साइन, राइट? ये अच्छा साइन है। बिल्कुल, ये एक अच्छा साइन है। ये दिखाता है कि आपका माइंड रिलैक्स्ड है और पॉजिटिव स्टेट में है। नींद में भी हंसना आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा होता है। सो हंसने में कोई बुराई नहीं। अच्छा, जाके ये सब आप सोचो कि आप जब सोते हो, कोई भी सोता है, तो आप अगर आपको अच्छे ड्रीम्स आ रहे हैं, प्लेजेंट ड्रीम्स आ रहे हैं, तो आप रिलैक्स्ड स्लीप कर रहे हो। और अगर आपको जोक्स आ रही हैं, दैट इज अमेजिंग। मुझे तो याद नहीं है लास्ट टाइम मेरी स्लीप पे कब लास्ट टाइम जोक कोई आया था, बल्कि मुझे काम के ही आते रहते हैं कि ये हो गया, वो स्ट्रेस हो गया, डॉक्टर खान इधर ये भाग गया, वो भाग गई है, ये सो गई है, ये आ गया है, वो जाग गया है। तो अगर आपको ये आ रहा है स्लीप में, तो रानी आपकी तो स्लीप जबरदस्त हो गई है, और जो सुनने वाले हैं उनकी भी स्लीप जबरदस्त है। एक बात ये बताओ, अगर आपको ड्रोने ख्वाब आ रहे हैं जैसे मुझे आ रहे हैं स्लीप में, तो उसका क्या असर है? अगर आपको ड्रोने ख्वाब आ रहे हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो सकता है। ड्रोने ख्वाब नींद की क्वालिटी को अफेक्ट हम्म। करते हैं और आपको फ्रेगमेंटेड स्लीप या डिस्टर्ब स्लीप दे सकते हैं। ये आपके मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ड्रोने ख्वाब स्ट्रेस या एंजाइटी का इंडिकेटर हो सकते हैं और इससे बचने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी होती है। अच्छा, जबरदस्त। राबिया, आप माइक पे हैं, आपका एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपने मुझे इसमें पूछा है। जरा रानी से उसे खुद पूछे क्या वो क्वेश्चन है। बताओ जरा राबिया, आप अगर लाइन पे आओ। राबिया, आपका सवाल सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, प्लीज पूछिए। Rani, how are you? हेलो राबिया,
आपका सवाल क्या है? Is it true that lack of sleep causes dark circles? सवाल ये है कि अगर आप राबिया पूछ रही है, अगर आप सोते नहीं हैं तो आपकी आंखों के इर्द गिर्द क्या डार्क सर्कल्स आ जाते हैं? जी, नींद की कमी से डार्क सर्कल आ सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि कम नींद से ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और स्किन पेल लगती है, जिससे डार्क सर्कल्स ज्यादा नोटिसेबल होते हैं। इसलिए अच्छी नींद लेना जरूरी है। और आप बताएं कि और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है डार्क सर्कल्स के लिए, क्योंकि कई लड़कियों के ये क्वेश्चंस है। चलो कई लड़कियां तो मेकअप वगैरह करके कवर कर लेती हैं, कई मर्द बंदे भी कवर कर लेते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सर्कल्स आए ही ना, तो कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? डार्क सर्कल्स को प्रिवेंट करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। पहले तो कंसिस्टेंट और पूरी नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की। हाइड्रेटेड रहना भी बहुत जरूरी है क्योंकि डिहाइड्रेशन से डार्क सर्कल्स ज्यादा नोटिसेबल हो सकते हैं। हेल्दी डाइट जैसे कि आयरन रिच फ्रूट्स लेना भी हेल्पफुल होता है, और सन प्रोटेक्शन जैसे कि सनस्क्रीन लगाना भी डार्क सर्कल्स को कम करने में मददगार होता है। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात है रानी की, ये सब सुन ले। जनरली ये जो मेजर्स रानी ने बताए हैं ना, ये स्किन प्रोटेक्शन के लिए वैसे ही सबको करने चाहिए। जो क्या मेजर्स बताए हैं कि आपका पानी का लेवल, आपको पानी पीना बहुत ज्यादा चाहिए, और ये स्किन के लिए अच्छा है। पसीना आना भी स्किन के लिए अच्छा है, ये अच्छी एक्सरसाइज है। और जब आप एक्सरसाइज करके आते हैं और आपके फेस पे या बॉडी पे आता है, तो पानी को आके फौरन शावर लेना भी स्किन केयर के लिए बहुत अच्छा है। उस वक्त ठंडे पानी से नहाना इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर स्किन केयर। और दूसरी बात जो रानी ने बता रही है कि आपका मल्टीविटामिन्स का जस्ट जनरल होना, लेकिन आयरन वगैरह का स्पेसिफिकली इस्तेमाल करना और मेक श्योर करना कि आपके आयरन लेवल डिफिशिएंट नहीं है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन केयर के लिए जनरली। राइट रानी? और कौन से मेजर्स है आप बताएंगी कि लड़कियों के खास तौर पे ये जो आंखों के नीचे लड़कियों को बहुत ज्यादा फिक्र है, और कौन सा मेजर आप बताएंगी? बिल्कुल, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सही स्लीप पोस्चर रखना भी मददगार होता है, जैसे कि सिर को थोड़ा एलिवेटेड रखना ताकि फ्लूइड आंखों के नीचे अक्यूमुलेट ना हो। और सन एक्सपोजर को लिमिट करना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूवी रेज पिगमेंटेशन को बढ़ा सकती हैं। और फाइनली स्ट्रेस मैनेजमेंट भी डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने में मदद कर सकती है, क्योंकि स्ट्रेस भी इन्हें वर्सन कर सकता है। हाँ रानी, एक आपने बड़ी और अच्छी जबरदस्त पॉइंट रेज किया है जो अभी किसी ने पूछा नहीं है लेकिन पूछने वाले हैं। स्लीप का पोस्चर कैसा होना चाहिए? ये मैं जो है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है ना आम प्रैक्टिस में भी सुनता हूँ कि लोग पूछते हैं कि यार मैं बेड पे जाता हूँ, मैं वहीं पे गिर के सो जाता हूँ, या मैं फिल्म देख रहा हूँ, मैं वहीं पे गिर के सो जाती हूँ। ये जरा ऑडियंस को बताओ इसके क्या नुकसान आता है और करेक्ट पोस्चर क्या होना चाहिए? सही स्लीप पोस्चर बहुत जरूरी है। अगर आप बेड पे सीधा लेटे हैं और सिर थोड़ा एलिवेटेड है, तो ये आपकी ब्रीदिंग और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। अगर आप कहीं और जैसे काउच पे या अजीब पोस्चर में सो जाते हैं, तो ये आपकी स्पाइन और नेक के लिए अच्छा नहीं होता। इससे आपको पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। सोने से पहले स्क्रीन टाइम को भी लिमिट करना जरूरी है क्योंकि ये आपकी नींद डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए सही पोस्चर और एनवायरनमेंट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और एक और मैं आप लोगों को बात बताऊं, साइड पे हो के सोना इज वेरी गुड। हाँ, आप लेफ्ट पे हो या राइट पे हो। और एक और एडवाइस कॉमन जो हम देते हैं, ये याद रखें, पिलो रखना अपनी दो टांगों के दरमियान, यानी कि अपने हिप्स का पोस्चर सीधा रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो छोटा सा पिलो एडवाइस किया जाता है। और रानी एक और बात, कमरे का टेम्परेचर, ये तो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं कि आइडियल कमरे का टेम्परेचर क्या होना चाहिए सोने के लिए? आइडियल टेम्परेचर ठंडा और कंफर्टेबल होता है ताकि आपकी बॉडी इजीली रेस्ट कर सके। यूजुअली 60 to 67 डिग्रीज फ़ारेनहाइट यानी 15 से 19 डिग्री सेल्सियस तक रहना बेस्ट होता है। ये टेम्परेचर बॉडी के नेचुरल ड्रॉप इन कोर टेम्परेचर को सपोर्ट करता है, जो स्लीप के लिए जरूरी होता है। जबरदस्त। अच्छा भाई बात सुने, एक तो सवाल ईशा का बड़ा जबरदस्त है। ईशा, आप पूछे, रानी आपका सवाल सुनने के लिए बड़ी बेचैन है। आपने एक सवाल ऊपर पूछा है, प्लीज खुद पूछो रानी से, रानी आपको बताती है। अस्सलाम वालेकुम रानी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपका सवाल क्या है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अगर हम किसी भी वजह के तहत
जैसे अगर हम कोई नाइट शिफ्ट जॉब कर रहे हैं या अगर किसी और तरह का काम है और हम इस चीज के काबिल नहीं है कि हमारी जो असल स्लीप का टाइम है हमने उसको मिस कर दिया है, उस टाइम हमें नींद आ रही थी बट दैट टाइम हैज बीन मिस्ड, तो अब जब हमारा नाउ वी वांट टू स्लीप, तो उस केस में क्या कम्प्लेक्सिटीज है जो कि हमें फेस करनी पड़ सकती हैं अपने उस स्लीप के डिले होने की वजह से। जबरदस्त क्वेश्चन एंड है, जबरदस्त क्वेश्चन निशा। सो मैं रानी को ये ऐसे क्वेश्चन पुट करूंगा सबसे पहले कि जनरली रानी नाइट शिफ्ट वर्कर्स को आप क्या एडवाइस करेंगी, क्योंकि यूएस में बहुत बड़ी पॉपुलेशन नाइट को भी काम करती है और अब दूसरे कंट्रीज में भी जो वर्चुअल लोग हैं वो भी नाइट शिफ्ट पे काम करते हैं, तो नाइट शिफ्ट वर्कर्स को आप क्या एडवाइस करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। नाइट शिफ्ट वर्कर्स के लिए कंसिस्टेंट रूटीन बनाना जरूरी है। आप अपनी स्लीप एनवायरनमेंट को डार्क और क्वाइट रखें, जस्ट ब्लैकआउट कर्टन्स का इस्तेमाल करें, सोने से पहले स्क्रीन्स का यूज कम कर दें और कैफीन का इंटेक शिफ्ट के एंड में करें ताकि आपको नींद आने में मुश्किल ना हो। अगर पॉसिबल हो तो सेम स्लीप स्केड्यूल मेंटेन करने की कोशिश करें, चाहे वीकेंड हो या वर्क डे। ये सब आपकी बॉडी को एक रिदम में रखने में मदद करेगा। नाइट शिफ्ट के बाद सनलाइट से बचने की कोशिश करें ताकि आपकी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब ना हो। कंसिस्टेंट और क्वालिटी स्लीप इंश्योर करने के लिए ये सब स्टेप्स फॉलो करना हेल्पफुल होता है। रानी एक्सप्लेन करो कमरे की एनवायरनमेंट नाइट शिफ्ट के लिए। एक तो आपने बताया कर्टन्स क्यों ब्लैकआउट करना जरूरी है। ब्लैकआउट कर्टन्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये कमरा अंधेरा और क्वाइट रखते हैं, जो नेचुरल लाइट को ब्लॉक करते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिन की रोशनी आपकी बॉडी को जागने का सिग्नल देती है और ब्लैकआउट कर्टन्स यूज करने से आप अपने एनवायरनमेंट को आर्टिफिशियल नाइट बना सकते हैं, जो बॉडी को सोने में मदद करता है। ये नाइट शिफ्ट वर्कर्स के लिए स्पेशली हेल्पफुल है ताकि उनकी बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करने में मदद मिल सके। और एक मैं पॉइंट ये ऐड करूंगा रानी के साथ कि जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, अगर उनको दिन को उठना पड़े और कुछ काम करना पड़े तो कोशिश करो कि आप डार्क ग्लासेस पहन के काम करो, स्पेशली जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, क्योंकि वो आपका सोने का टाइम है। तो डार्क ग्लासेस, ब्लैक ग्लासेस पहनना आपके मेलाटोनिन को भी डिक्रीज करता है और उसका फायदा आपको रहता है। सो नंबर 1 कि अपनी रूटीन रखना। नंबर 2, जब आपकी रूटीन के मुताबिक कर्टन्स डार्क रखना। नंबर 3, जब आप सोने का टाइम है तो आप एयर प्लग्स यूज करो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, आप मोबाइल फोन को बाहर रख दो, दैट इज वेरी क्रिटिकल। वैसे भी मोबाइल फोन को कम से कम 1 फुट से ज्यादा दूर के डिस्टेंस पे रखा करें। कभी भी मोबाइल को बेड के साथ सोया करें। सोच लो ये पावरफुल रेडिएशन है, ये पावरफुल रेडिएशन कनेक्टेड सिर्फ यहां पे नहीं है, ये अल्ट्रावायलेट से, सैटेलाइट से कनेक्टेड है। तो आपको ब्रेन को जो है ना, ये समझ ले उसका धुआं निकाल देते हैं बाहर। सो प्लीज प्लीज मोबाइल फोन को 1 फुट से ज्यादा दूर से ज्यादा आर्म लेंथ के डिस्टेंस पे रखें। और अगर मैं जैसे करता हूं, आप जो है ना कोशिश किया करें कि इसको बाहर रखा करें, अपने कमरे बेडरूम से बाहर रखा करें। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रानी ने एक और बड़ा पॉइंट बताया कि अपने रिदम रखना, स्लीप का ना तोड़ा करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासतौर पे जो वैसे तो दिन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है ना, पर नाइट वालों के लिए तो डबल इंपॉर्टेंट होता है जो इस पे काम करते हैं। और जनरली स्टेटिस्टिकली डाटा शो करता है, अगर आप अपनी रूटीन रखें, से अगर आपको किसी वजह से सुबह उठना पड़ गया, आपको जाना पड़ गया, दरवाजा खोलना या कुछ भी है, डार्क ग्लासेस अपनी एक आर्मरी में रखें। वो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप आके आपका मेलाटोनिन लेवल स्काई रॉकेट ना कर जाए, बल्कि वो नीचे आ जाए। सो ये जो टिप्स है, और बॉडी और उसका कमरे का टेम्परेचर, ये तो ऑलरेडी बता दिया है। वो हमेशा आपको कोशिश करना चाहिए आपके बॉडी टेम्परेचर से ऑलवेज कम हो, क्योंकि जब आप सोते हैं ना तो आप रैम स्लीप में भी जाएंगे, डिफरेंट फेजेस। जब आप डिफरेंट फेजेस में जाएंगे ना, तो ये जरूरी है कि आपकी बॉडी रिलैक्स कर सके, और वो रिलैक्सेशन तभी करती है जब थोड़ा सा हीट और वेव्स लूज करती है। उस वक्त आप ये भी ना भूलो। रानी, इनको बताओ कि रैम स्लीप में क्या होता है इनके साथ। एक फेज है स्लीप का जब आप रैपिड आई मूवमेंट में जाते हैं, और वो जरूरी है बॉडी के लिए। ये ऑडियंस को ना मेरी बात तो सुननी नहीं है, तुम्हारी बात शायद ज्यादा सुने। इनको जरा समझाओ रैम स्लीप का क्या फायदा है। रेम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस स्टेज में आपका ब्रेन एक्टिव होता है और ये लर्निंग, मेमोरी और मूड रेगुलेशन के लिए जरूरी है।
रेम स्लीप में आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं और आपके ड्रीम्स भी इसी स्टेज में आते हैं। ये बॉडी के रिपेयर और माइंड के रिफ्रेश होने के लिए एसेंशियल होता है। अच्छा, रैम स्लीप आना क्यों जरूरी है, ये भी बताओ इनको। ड्रीम्स आना क्यों जरूरी है? रेम स्लीप जरूरी है क्योंकि ये आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग और इमोशनल रेगुलेशन में मदद करता है। ड्रीम्स आने से आपकी सबकॉन्शियस थॉट्स और एक्सपीरियंसेस प्रोसेस होते हैं, जो मेंटल वेलबींग के लिए जरूरी है। ये लर्निंग और मेमोरी कंसोलिडेशन में भी हेल्प करता है। सुन लिए रानी की बात। रैम में आपकी मेमोरी कंसोलिडेट होती है, आपने जो सीखा होता है वो पुख्ता होता है। सो रैम स्लीप का आना जरूरी है। और ड्रीम्स आना क्यों जरूरी है? गुड ड्रीम्स। गुड ड्रीम्स आना मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी डेली एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी इन्हांस करते हैं। अच्छे ख्वाबों से आप रिलैक्स्ड और पॉजिटिव फील करते हैं, जो ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा होता है। अच्छा, सोबिया ने एक क्वेश्चन किया है। सोबिया, आपने खुद पूछना है रानी से क्वेश्चन? सोबिया, आपका सवाल सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, प्लीज पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपका सवाल क्या है? मैंने पूछना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीप स्लीप? डीप स्लीप का क्या मकसद होता है मतलब? डीप स्लीप का मकसद बॉडी का फिजिकल रिपेयर और रिकवरी होता है। इस स्टेज में आपकी मसल्स, टिश्यूज और इम्यून सिस्टम रिपेयर होते हैं। ये एनर्जी रिस्टोर करने, मेमोरी कंसोलिडेशन और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। डीप स्लीप से आप फ्रेश और रिजुविनेटेड महसूस करते हैं। इनको बता दें दो चीजें। रैम स्लीप बॉडी का क्या फंक्शन करती है, एक दफा तुझे दोबारा से बता दें। और डीप स्लीप में जाना क्यों जरूरी है, ये भी जरा इनको बता दें। दोनों एक दफा फिर दोबारा बता दें, बिकॉज आई थिंक दिस वेरी इंपॉर्टेंट। रेम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप ब्रेन के लिए जरूरी होती है। इस स्टेज में आपका ब्रेन एक्टिव होता है, जो लर्निंग, मेमोरी और इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी में आपके ड्रीम्स भी आते हैं। डीप स्लीप यानी स्लो वेव स्लीप बॉडी का फिजिकल रिपेयर और रिकवरी के लिए जरूरी होती है। ये स्टेज मसल्स, टिश्यूज और इम्यून सिस्टम को रिपेयर करती है और एनर्जी रिस्टोर करती है। इससे आप फ्रेश और रिजुविनेटेड महसूस करते हैं। दोनों स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रेन और बॉडी दोनों को रिचार्ज करती हैं। जबरदस्त। डीप स्लीप भी लेना जरूरी है डेली नाइट को, और रैम स्लीप भी लेना जरूरी है हर। और ये भी याद रखें, एवरेजली एक बंदा या बंदी रात को कम से कम 4 से 5 दफा डिफरेंट ख्वाब देखता है। और 4 से 5 दफा डिफरेंट ख्वाब आपको कोई भी नहीं याद रहते, बल्कि ऐसा होता है कि जब आप सुबह उठते हैं आखिरी वाला ख्वाब सिर्फ आपको याद रहता है। तीसरे या चौथी ख्वाब के लिए सारे याद रखना आपको वो नबियों वाला थोड़ा सा पावर चाहिए। उनका ब्रेन एक्स्ट्रा होता है, ताकत। एक तो बात ये होगी। लेकिन जैसे रानी की कह रही है, आजकल मेंटल वेलबींग के लिए ख्वाब देखना बड़े जबरदस्त जरूरी है, क्योंकि वो आप एक रिलैक्सेशन फेज में जाते हैं। और ख्वाब भी ऐसे होने चाहिए जो रिलैक्स्ड ख्वाब हो। ये नहीं स्ट्रेस आ रही है, जैसे लड़ रही हो, भाग गया है, जैसे वो वाले ख्वाब नहीं आने चाहिए। या मैं डूब रहा हूँ, या मैं लड़ रहा हूँ किसी से, या सांप आ गया, ये नहीं। वो ये सारे अंदर के आपके इमोशनल चीजें बाहर आती हैं, जो आप मैनिफेस्ट करते हो ख्वाब की सूरत में। और वो डिफरेंट, ये जैसे रानी बता रही है ना, सेरोटोनिन का नाम लिया है, डोपामिन का नाम लिया है, कोर्टिसोल का नाम लिया है। बल्कि वुमेन के हार्मोन भी तब प्रॉपरली रिलीज होते हैं जब आप सोए हुए होते हैं। तो आप खुद सोच लो। और खास तौर पे बच्चा भी ड्रीम करना शुरू कर देता है वेरी अर्ली एज से। कब? इवन जब वो बच्चेदानी में होता है, जब प्रेगनेंसी में होता है, बच्चा स्टार्ट ड्रीमिंग शुरू कर देता है। ये तो एक अलग टॉपिक है जो रानी के साथ पूछेंगे। अभी जो है ना, फिजा का मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। फिजा, आप अपना क्वेश्चन पूछो रानी के साथ, ताकि इसका जवाब दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम रानी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपका सवाल क्या है? मैं भी ठीक हूँ। मेरा ये सवाल है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जो है वो मतलब नाइट्स ड्यूटी भी करते हैं और सभी करते हैं, बट उसके बावजूद जो है वो हमें फिर नींद नहीं आती। हम 4-4 5-5 दिन तक कभी ऐसा होता है कि हम सो नहीं पाते। तो उसकी रीज़न क्या होती है कि हमें जो है वो नींद नहीं आ रही और जो है वो हमारी नींद बिल्कुल खत्म हो गई है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्वेश्चन ये है कि रानी वो पूछ रही है कि एक तो ये फिजा आपने पूछा कि आपकी नींद क्यों खत्म हो रही है, और आप पूछ रहे हैं यस। जब आप उठती हैं तो आपको हेडेक्स क्यों होने लगी हुई हैं।
आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हेडेक्स क्यों हो रही हैं बच्ची को सुबह जब ये उठती है फिजा, या कोई भी उठता है, जैसे फिजा नहीं उठती, कोई भी उठता है, उनको हेडेक्स हो रही हैं, तो क्या क्या करना चाहिए? नींद की कमी या डिस्टर्ब स्लीप से सिर दर्द हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन और बॉडी पूरा रेस्ट नहीं करते, जिससे टेंशन हेडेक्स हो सकती हैं। नींद को इम्प्रूव करने के लिए कंसिस्टेंट रूटीन बनाना जरूरी है। ये भी इंश्योर करें कि आपका एनवायरनमेंट सोने के लिए सूटेबल हो। अगर आपका स्ट्रेस या एंजाइटी ज्यादा है तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स या मेडिटेशन ट्राई करें। अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू होती है तो किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा करना बेहतर रहता है। अच्छा, आपने बताया रानी के मेडिटेशन टेक्निक्स करनी चाहिए। हमें कोई 3-4 मेडिटेशन टेक्निक्स बताओ फिजा को कि कौन सी वो कर सकती है। फिजा, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, जैसे कि 4-2-7-8 टेक्निक। 4 सेकंड्स इनहेल करें, 7 सेकंड्स होल्ड करें और फिर 8 सेकंड्स एक्सहेल करें। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन भी ट्राई करें, जिसमें आप अपनी बॉडी के हर मसल ग्रुप को टाइटन और रिलैक्स करते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जिसमें आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें बिना जज किए, भी हेल्पफुल होती है। लास्टली, गाइडेड इमेजरी यूज करें, जिसमें आप अपने आप को एक पीसफुल प्लेस पे इमेजिन करते हैं। अच्छा, इसमें रानी ने 3-4 चीजें बताई हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई हैं, माइंडफुलनेस बताया है, गाइडेड इमेजरी बताई है और प्रोग्रेसिव मसल टेक्निक्स बताई हैं। रानी, सबसे पहले हमें ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में फिजा को दोबारा से बताओ कि ब्रीदिंग टेक्निक्स वो कैसे किया करे, सांस लेना क्यों जरूरी है, इसके लिए रिलैक्स सांस लेना, और वो कब किया करे, सुबह करें या शाम को करें? ब्रीदिंग टेक्निक्स से आपका नर्वस सिस्टम काम होता है। 4-7-8 टेक्निक में आप 4 सेकंड्स तक डीप सांस लेते हैं, फिर 7 सेकंड्स होल्ड करते हैं और 8 सेकंड्स में धीरे से सांस बाहर छोड़ते हैं। ये टेक्निक सुबह या रात को करना बेनिफिशियल होता है, जब आप स्ट्रेस या एंजाइटी महसूस कर रहे हो। ये आपके माइंड को रिलैक्स करता है और बेटर स्लीप में हेल्प करता है। और उसको आपने एक और टेक्निक बताई है, जब आपने कहा है कि मसल रिलैक्सेशन करनी चाहिए जब आप स्लीप से पहले जा रही हैं, तो आपने तो पूरी योगा की ये टेक्निक बताना शुरू कर दिया कि सोने से पहले ऐसे लग रहा है जैसे पूरा तैयारी करके जाओ बेड पे। बताओ हमें प्रोग्रेसिव मसल ये कैसे करें, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन बहुत सिंपल होती है। इसमें आप अपनी बॉडी के हर मसल ग्रुप को पहले टाइटन करते हैं, जैसे कि आप अपने पैरों से शुरू करें, उन्हें कुछ सेकंड्स तक टाइट करें, फिर धीरे से रिलैक्स करें। फिर आप धीरे धीरे ऊपर जाते हुए हर मसल ग्रुप को टाइटन और रिलैक्स करते हैं, जैसे लेग्स, आर्म्स, शोल्डर्स। ये टेक्निक आपके बॉडी को डीपली रिलैक्स करती है और आपके माइंड को भी काम करती है, जो बेटर स्लीप में मदद करती है। अच्छा, कई बंदों के लिए ये कॉमन क्वेश्चन कि मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम जाते हैं तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी जो है ना वो रिलैक्स नहीं हुई होती, तो उनके लिए रानी ने ये बड़ी अच्छी एक एडवाइस की है। जब आप रात को सोने से पहले जाते हैं तो आप 2-3 चीजें कर सकते हैं। एक तो ये कि कई लोग जो है ना टॉवल लेके ना तो मसल्स को रब करते हैं थोड़ा सा मसल्स के साथ, खास तौर पे आपकी हैमस्ट्रिंग एरियाज, आपके टांगों के क्वाड्स एरियाज, उनको जो रब करके फिर आप जब सोते हैं ना तो आपकी मसल्स जो है ना वो ज्यादा रिलैक्स होके सोते हैं। आप उनको टाइटन भी करते हैं, रिलैक्स भी करते हैं। कई लोग व्हिर्लपूल वगैरह यूज करते हैं, दैट्स वेरी गुड एज वेल। बैथ लेना और सोना, खास इस नीयत से कि मैं बैथ लेके सो रही हूँ, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी गुड। और आपको एक टिप देता हूँ आप लोगों के लिए, जब आप जो नाइट क्लॉथ्स होती है ना वो हमेशा डिफरेंट रखा करें डे से। इस उसका सिग्निफिकेंस ये होती है कि आप मेंटली प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हो। मैंने नाइट कपड़े पहन लिए हैं, मैं अब बेड पे जा रही हूँ, क्रीम लगा रहा हूँ या रिलैक्स हो रहा हूँ, किताब पढ़ने लगा हूँ, जो एक रिलैक्सिंग मेरी किताब है उसको मैं खोल लेता हूँ। कुरान पढ़ सकते हैं, इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस टू डू। रात के वक्त पढ़ना आपको और ज्यादा जो है ना रिलैक्सेशन कर सकती है। सो प्रोग्रेसिव मसल टेक्निक तो इसका इंग्लिश नाम है, लेकिन उसका उर्दू नाम ये भी आ सकता है, जैसे अभी मैंने जो 3-4 चीजें आपको बताई हैं। माइंडफुलनेस भी उसी का पार्ट आ जाता है। जब आप कुरान पढ़ती हैं तो अपने माइंड को सोचना है पॉजिटिव जगह पे लेके जाने के लिए। आप अपने आप को अल्लाह के सामने, आप उसके हुजूर में सजदा करना, आप समझ लें जैसे कई लोग कहते हैं मैं मक्का में बैठा हूँ वहां पे ये माइंडफुलनेस आपके ऐसी जगह पे लेके जा रही हैं जहां पे आपका माइंड मैक्सिमली रिलैक्स करता है। ये लेवल जो दिन पे बड़े हुए होते हैं ना, आपने जब बेड पे जाने से पहले आपने उनको नीचे लेके आना है।
और एक तरह से बाहर बाहर निकाल देना है ताकि मैं अगले दिन की तैयारी कर सकूं। सो यही चीजें आपको, इमेज गाइडरी भी इंग्लिश नाम है लेकिन उसका उर्दू वर्जन वो यही है कि आप जो है ना अपनी प्रेपरेशन करते हैं नींद की लिए। बाय द वे प्रेपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिजा के लिए मैं एक एक्स्ट्रा ये एडवाइस करूंगा, जो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, और आजकल हम सब लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, अपने पास एक यूवी एनक जरूर रखा करें, उसको पहन के। और आजकल उसका नाम कई फॉर्म्स में बाहर है। वो एनक वो लाजमी नजरों की एनक नहीं है, वो रेज जो आप लगा के कंप्यूटर देखती हैं ना, वो उसके लिए एनक है। सो वो एक बड़ी सी एनक लगा लिया करें। आपने देखा होगा कि कई लोग कंप्यूटर पे जो काम करते हैं ना, वो जरूर यूज करते हैं, या वो लगाना पड़ेगा या कंप्यूटर के सामने आपको एक स्क्रीन लगानी पड़ेगी। ये एक मॉडिफाइड स्क्रीन होती है जो आप लगाते हैं ताकि रेज एक्सपोजर जो है ना आपकी आंखों को और पीछे दिमाग को ये कम करती है। सो ये ग्लास का एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय द वे रेज से मुझे याद आया कि जनरली लाइट जो आप रात को लगाती हैं अपने बेडरूम्स के लिए, उसको भी ब्लू रंग का रखा करें। ब्लू लाइट लगाना हल्की सी इज गुड, ब्राइट लाइट नहीं ऑन कर लिया करें। अगर आपने बैथ में जाना है या कोई रात को उठ के कोई काम करना है तो आपके लिए ब्लू लाइट रखना इज बेटर, राइट? रानी, आप क्या कहेंगी इसके बारे में? बिल्कुल डॉक्टर खान, आपने बहुत अच्छी बातें कही। ब्लू लाइट रात को कम डिस्टर्ब करती है और यूवी रेज से अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो। आपके बताए गए टिप्स से लोगों को अपने स्लीप एनवायरनमेंट को बेटर करने में बहुत मदद मिलेगी। और अच्छा, चलें अब एक और सवाल पूछते हैं। अगर किसी और का क्वेश्चन है रानी से पूछने के लिए मुझे बताएं, वरना मैं आपको जो बीच में एक दो कमेंट्स आ रहे हैं मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। एक कमेंट ये आ रहा है कि किसी ने ये पूछा कि मैं जब उठती हूँ तो मुझे अपनी ड्रीम याद होती है, और मैं जब सोती हूँ तो वापस ड्रीम में जाती हूँ तो मुझे दोबारा से ड्रीम आती है। आप इसके बारे में क्या कहेंगी रानी? ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है। कभी कभी जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपका ब्रेन उस ड्रीम को कंटिन्यू कर सकता है जब आप वापस सो जाते हैं। ये रेम रिबाउंड कहलाता है, जिसमें आपका ब्रेन उस इनकम्प्लीट रेम साइकिल को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। ये इस बात का सिग्नल हो सकता है कि आपकी बॉडी को ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। दैट्स अ गुड पॉइंट। और कई इसका मतलब ये भी होता है कि आप जब रैम स्लीप पे जा रही होती हो कि आपकी पिछली रैम मुकम्मल नहीं हुई, और जब आप उठे हो, अराउजल हुआ है, आप दोबारा जा रहे हो, दोबारा सोते हो, आप रैम में दोबारा जाके ड्रीम करना शुरू कर देते हैं। एज लॉन्ग एज रैम स्लीप प्लेजेंट है, यू शुड नॉट माइंड इट, एक्चुअली इज गुड फॉर यू। आप याद रखो कि जब आप रैम स्लीप में सो रहे होते हो ना, तो आपकी बॉडी जो है ना वो पैरालाइज हो गई होती है, आप हिला नहीं सकती। अगर आपको कोई रैम स्लीप हिलाता है ना तो आप पैरालिसिस फील करोगी, मीनिंग पैरालाइज्ड बॉडी होगी, बिल्कुल सुन्न होगी, सारा कुछ जो है ना वो मूव नहीं कर सकेगा, राइट? जरा रानी इनको जरा आसान जुबान में समझाओ कि पैरालाइज्ड बॉडी का क्या मतलब है। जब आप रेम में जाते हैं तो आपकी बॉडी को पैरालिसिस, टेम्पररी पैरालिसिस होती है, जिससे आप फिजिकली मूव नहीं कर सकते। ये नेचुरल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है ताकि आप सपने में जो कर रहे हैं वो फिजिकली ना कर सकें। मतलब ये आपको बिस्तर पर ही रहने में मदद करता है। जब आप रेम स्लीप में होते हैं, आपका दिमाग एक्टिव होता है लेकिन बॉडी मूव नहीं करती। और इसके बारे में मिसाल दो हम हमारी ऑडियंस को कि इसका क्या मतलब, कोई एक दो मिसालें दो ताकि उनको समझ आए। बिल्कुल। जैसे अगर आप ड्रीम में भाग रहे हों तो आपका दिमाग एक्टिव होता है लेकिन आपकी बॉडी उस वक्त इमोबिलाइज्ड होती है ताकि आप असल में ना भाग सकें। या अगर आप ड्रीम में कुछ पकड़ रहे हों तो आपकी बॉडी उस मूवमेंट को फॉलो नहीं करती। ये सब सेफ्टी के लिए होता है ताकि आप सपने में जो भी हो रहा है उसको फिजिकली एक्ट आउट ना कर सके। आई थिंक दैट जबरदस्त। 40 मिनट हो गए हैं रानी इनसे गप्पे लगाते हुए गाना। ये तो किसी का, मेरे ख्याल में मजा, मुझे तो मजा आया वैसे इनके सवाल सुनने का। अब देखो अगर किसी को लास्ट क्वेश्चन है तो आप रानी से अब ये पूछ सकते हो। जी, मैं बिल्कुल मौजूद हूँ। मैं सारे सवालों से जरूर मदद करती हूँ। अगर किसी को कोई लास्ट सवाल पूछना है तो जरूर पूछ लें। अच्छा, अगर किसी और का सवाल नहीं है तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा रानी आपसे। जी बिल्कुल। रानी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब अक्सर हम जब डीप स्लीप में होते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है और हम मुंह से सांस लेने लग जाते हैं सोते हुए।
तो उस एक तो ये पता है कि सोते हुए मुंह से सांस लेने के क्या नुकसान आते हैं, और ऐसी क्या ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो हम अडॉप्ट करें जिससे कि हम सोते हुए नाक से सांस ले सकें। अब्दुल्ला भाई, हाँ अब्दुल्ला भाई का सवाल ये है कि अगर आप रात को उठ जाते हैं और मुंह से सांस ले रहे हैं तो क्या ये गलत है? क्या हमें नाक से ही लेना चाहिए? नोज से सांस लेना बेहतर होता है क्योंकि ये एयर को फिल्टर और ह्यूमिडिफाई करता है। मुंह से सांस लेने से ड्राई माउथ और सोर थ्रोट हो सकता है। सो नाक से सांस लेना ज्यादा फायदेमंद है। हाँ, अगर आप स्नोरिंग कर रहे हैं तो उसके बारे में आप क्या एडवाइस करेंगी? रानी जरा बताओ इनको। कोई रात को स्नोरिंग कर रहा है। अगर आप स्नोरिंग कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपका एयरवे पार्शली ब्लॉक्ड है। ये आपको डिस्टर्ब स्लीप दे सकता है। जनरली साइड पे सोने की कोशिश करें और अगर जरूरत पड़े तो किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट से मशवरा करें। समटाइम्स नेजल स्ट्रिप्स या ह्यूमिडिफायर भी हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, अगर आप स्नोरिंग करते हैं तो आपको क्या स्लीप एपनिया हो सकता है? ऑडियंस को बताएं कि वो क्या होता है, स्लीप एपनिया क्या है? स्लीप एपनिया एक कंडीशन है जिसमें आपकी ब्रीदिंग रात को रुक रुक के होती है, जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। ये स्नोरिंग से लिंक्ड हो सकता है और अगर अनट्रीटेड रहे तो ये सीरियस हेल्थ इश्यूज जैसे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। इसलिए अगर आप स्नोरिंग काफी करते हैं तो एक स्लीप स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना बेहतर है। अच्छा, अगर स्नोरिंग कर रहे हैं और रुक रुक के सांस ले रहे हैं जैसे आपने बताया है, तो उसका ऑक्सीजन पे क्या असर पड़ता है? जब आप स्नोरिंग करते हैं और ब्रीदिंग रुक रुक के होती है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स कम हो सकते हैं। इससे फटीग, हेडेक्स और दिन में थकान महसूस हो सकती है। ये लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज भी कॉज कर सकता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट जरूरी है। अच्छा चलें, ठीक है भाई। स्लीप एपनिया स्नोरिंग जो है ना इज नॉट गुड, वो उस पर ध्यान देना है। मुंह खुल जाना इज नॉट एन इश्यू। नाक में से सांस नॉर्मल लेना, आपका ब्रीदिंग पैटर्न नहीं खराब होना चाहिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और अगर आपको स्लीप एपनिया का मतलब है आपकी सांस रुकना, रुकनी नहीं चाहिए सांस, दैट्स इंपॉर्टेंट। क्यों? क्या होता है उससे? आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आपको याद होना चाहिए हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, ब्रेन को उससे भी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और इन दोनों का ना मिले तो हार्ट को हार्ट अटैक और स्लीप में ब्रेन को स्ट्रोक हो जाएगा, होने के चांसेस हैं। सो ये दो चीजें जो है ना आपको, आप सब लोगों को जरा ध्यान से याद रखनी चाहिए, ठीक है? राइट रानी? बिल्कुल डॉक्टर खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्लीप एपिया सीरियस हो सकता है, इसलिए उसका इलाज जरूरी है। सो अगर किसी को ये इश्यूज है तो उन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए और स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ओके खवातीन हजरात, हम ये सिलसिला अगले हफ्ते फिर जारी रखेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। अभी स्टूडियो से जेरेमी, सी यू, और मेरी तरफ से, और ऑफ कोर्स रानी जीपीटी की तरफ से अल्लाह हाफिज। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। मेरी तरफ से, डॉक्टर खान की तरफ से और रानी चैट जीपीटी की तरफ से हमें इजाजत दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अगर आपको ये शो पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर करें, अपने कमेंट्स लिखें और सब्सक्राइब करें।